Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Me, Nazir Ahmad Najjar, lecturer Political Science, BHSS, Maidapura. With today's topic for 12th class, and our today's important topic is about the Indo-Pak relations in the light of war of 1965 and 1971. बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशंस के बारे में है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो यहाँ पे बारिश हुई हैं 1965 में और 1971 में, उनके तनाजुर में हमें बात करनी है आज। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने जो फ्रीडम है, आज़ादी अपनी हासिल की 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद उसका बंटवारा हो गया और पाकिस्तान उससे अलग हो गया। इसके बंटवारे से पाकिस्तान का वजूद जो है वो क़याम में आया। पाकिस्तान का अलग होना जो था वो एक पॉलिसी के तहत था, जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी। यहाँ पे उस पॉलिसी का नाम था डिवाइड एंड रूल। तो उसके डिवाइड और रूल की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से अलग हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ये हिंदुस्तान का बिल्कुल हमसाया मुल्क है, तो यहाँ पे उनके रिलेशंस जो हैं, उनके रवाबित जो हैं, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल के हामिल हैं। यहाँ पे यानी उन दोनों के दरमियान हमेशा रिलेशंस जो हैं या संबंध जो हैं ठीक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान थी वो हमेशा टेंस रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत से कलेक्शंस उनके दरमियान थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी अलग अलग हो गई, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो उससे डिवाइड रूल के तहत पाकिस्तान अलग हो गया, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे। सबसे पहला इशू जो था वो था इश्यूज़ ऑफ डिस्प्लेस्ड प्रॉपर्टी, यानी इंडिया और पाकिस्तान जो अलग अलग हो गया, अब जितनी प्रॉपर्टी थी इसका डिस्प्लेसमेंट करना ज़रूरी था। यानी पाकिस्तान को कितनी सारी प्रॉपर्टी मिली उसमें से, और हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी कितनी होगी, यानी परसेंटेज के हिसाब से उसका बंटवारा करना भी बाकी था। दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीज़। जितनी कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को ये प्लेस दी थी, सिटीज दी थी, उनका बंटवारा कैसे किया जाए, कौन से स्टेट्स जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक की जाए, और कितनी सारी सिटीज हैं जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक की जाए, ये भी दूसरा इशू था। उसके बाद तीसरा इशू जो था वो डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्री लाइन था। यानी बाउंड्री लाइन जो है किस तरह से इसको दिया जाएगा, यानी बाउंड्री लाइन जो है अब ये अलग अलग हो गई। पाकिस्तान की बाउंड्री कितनी सारी होगी और हिंदुस्तान की बाउंड्री जो है कितनी सारी होगी, ये एक डिस्प्यूट था, बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट था। उसके अलावा एक डिस्प्यूट और था, वो था जयनगरा के ऊपर, यानी जयनगरा को पाकिस्तान में शामिल किया जाए या हिंदुस्तान के साथ शामिल किया जाए। हैदराबाद था और कश्मीर इशू था, यानी ये तीन बड़े इशू इसके अलावा थे। तो जितने सारे डिस्प्यूट्स एक्सेप्ट कश्मीर डिस्प्यूट जो थे वो सभी रिजॉल्व किए गए हैं। सिर्फ एक इशू बाकी रहा, वो कश्मीर प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हुई। और इस कश्मीर के इशू पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई। सबसे पहला जंग जो है 1948 में लड़ा गया। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के इशू पे, वो 1965 में हुई। सितंबर 1965 में पाकिस्तान फोर्सेस ने अटैक किया कश्मीर ऑन इंडिया। उन्होंने इंडिया पे कश्मीर के मसले के हवाले से उन पे अटैक किया हिंदुस्तान वालों पे, और हिंदुस्तान फोर्सेस जितने सारे थे उन्होंने उनको बहुत ही कड़ा मुकाबला वापस किया, जिस तरह से पाकिस्तान की डिफीट हुई।
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल जो थी, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट की थी 20 सितंबर 1965 को। उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों को बुलाया और कहा कि आप एक जंगबंदी यहाँ पे करें, सीज फायर करें यहाँ पे। और अल्टीमेटली यूएसएसआर प्लेड रोल ऑफ मीडिएटर, और यूएसएसआर जो था उसने सालिसी का रोल अदा किया। और ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड प्रेसिडेंट अयूब खान इन 1966। तो उसके वसादत से एक एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ, एक डिक्लेरेशन यहाँ पे हुई है जिसे ताशकंद डिक्लेरेशन कहते हैं। उस पे दोनों, यानी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त हिंदुस्तान के, जो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो अयूब खान थे, उन्होंने 1966 में उस एग्रीमेंट पर, उस डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए। उसके अलावा 1971 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दूसरी बड़ी लड़ाई हुई है कश्मीर, बांग्लादेश के इशू पे। जैसे हम जानते हैं कि इस वक्त भी अमेरिका जो है ये सपोर्ट पाकिस्तान को करता है, और रशिया जो है ये फेवर करता है इंडिया को, और उसने यूज इट, और उसने यहाँ वीटो पावर का इस्तेमाल किया है मिस्र इंदिरा ने, जब उन्होंने अनाउंस किया था ऑरिजिन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश इन पार्लियामेंट। जब उन्होंने पाकिस्तान की रिपब्लिक का ऐलान किया था पार्लियामेंट में 6 दिसंबर को, उस वक्त जनरल नियाजी जो थे उसने साइन किया था उस डॉक्यूमेंट्स पर, जिसके तहत पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। और ये डॉक्यूमेंट्स बने 16 दिसंबर 1971 को, और वहाँ पे 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों ने वहाँ पे सरेंडर कर दिया था, जिसका सेंडरनामा जो था वो जनरल नियाजी साहब ने उस पर दस्तखत करवाई थी। मिस्र इंदिरा गांधी announced unilateral ceasefire on 17 दिसंबर at 8 AM। उसके वसादत से इंदिरा गांधी ने एक तरफा सीज फायर यानी जंगबंदी का ऐलान किया 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे, और उन्होंने याह्या खान को रिक्वेस्ट की कि ये एक्सेप्ट करें, और यहाँ पे जंगबंदी जो है ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। इस तरह से हिंदुस्तान की जो यहाँ पे फतह थी, यहाँ पे कामयाबी थी, उसने हाईलाइट किया है उसके प्रेस्टीज को। और जिस तरह से पाकिस्तान जो है उसकी हिम्मत जो थी, उसकी हिम्मत की कमर जो थी वो टूट गई। तो उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। मिसेस गांधी ये एक्सप्लॉइट करने के बगैर ही, यानी उसका हवाला बिल्कुल उसने दिया था, जो डिफीट हुई थी पाकिस्तान को, उसका हवाला दिए बगैर ही उसने एक समिति कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था शिमला में इन जून 1972 में। तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि दोनों कंट्रीज जो थी, पाकिस्तान और इंडिया जो हैं, ये एक ही टेबल पर बैठकर जितने सारे मसाइल उन दो के दरमियान हैं उनका निपटारा करें। उस वक़्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे वो भुट्टो साहब थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे मिसेस इंदिरा गांधी साहिबा थी। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने शमूलियत की, और एग्रीमेंट जो था ये इन दो के दरमियान, यानी भुट्टो और मिसेस गांधी के दरमियान हुआ 3 जुलाई को। और यही एग्रीमेंट जो है उसी का नाम शिमला एग्रीमेंट दिया गया है। इस तरह से जितने सारे असूल यहाँ पे दिए गए थे, तो ये इनकरेज हुए हैं शिमला एग्रीमेंट की वसादत से। जब हम शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 दिसंबर
1971 को पाकिस्तान ने अटैक किया। मैं फिर दोहराता हूँ, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अटैक किया है इंडिया पे। इंडिया ने भी उसका कड़ा का जवाब दिया और पाकिस्तान को हरा लिया, जिसमें से 1 लाख सोल्जर्स जो थी पाकिस्तान को, तो उन्होंने वहाँ पर सरेंडर कर दिया। तो उस वक्त जनरल नियाजी साहब जो थे, उसने उस डाकू जो डॉक्यूमेंट्स थे सरेंडर के, उस पर दस्तखत करवाया। जैसे मैंने पहले कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थी मिसेस गांधी, उसने कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया है डिफीट ऑफ पाकिस्तान। उसने एक समिति दी है 1972 को शिमला के मुकाम पे, तो जिसमें ये बात हुई कि दोनों मुल्क जो थे आपसी मसाइल जो हैं एक टेबल पे बैठकर हल करें। इस तरह से ये 3 जुलाई 1972 को यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान, उसे शिमला एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। उसके कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि दोनों कंट्रीज जो थी ये रिजॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे जितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इनके दो के दरमियान हैं या जितनी सारी कॉन्फ्रंट्रेशंस उन दो के दरमियान हैं, एक दूसरे के सामने बैठकर ये पीसफुल टॉक्स के ज़रिए से उनका निपटारा करें। दूसरा पॉइंट ये था कि दोनों कंट्रीज जो थी वह एक दूसरे मुल्क की, एक दूसरे नेशन की यूनिटी की कदर करें, जो इनकी टेरिटोरियल सालमियत है उसकी कदर करें, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की कदर करें और सॉवरेन इक्वलिटी की कदर करें। और तीसरा पॉइंट जो वहाँ पे शिमला एग्रीमेंट में दो के दरमियान हुआ वो था कि दोनों कंट्रीज जो हैं ये हरगिज़ फोर्स का इस्तेमाल न करेंगे एक दूसरे की सालमियत ख़त्म करने के लिए, यानी दोनों मुल्क जो है एक दूसरे पे हमला न करें। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द सेम I will give you in English again. Our today's topic is Indo-Pak relations in light of war 1965 and 1961, 71, 1965 and 1971. India attained freedom on 15th August 1947, but it was partitioned at the same time, and so Pakistan came into existence, as I have told you. Pakistan was a result of the policy of divide and rule. The policy was from British rulers. Pakistan is India's neighboring country, and that is why Indo-Pak relations are necessary and significant. Relations between India and Pakistan remain tense because of persistent clashes on the issues of displacement of property, constitutional place of Indian states, determination of boundary line, and disputes over Janagra, Hyderabad and Kashmir. As I have told you, all the issues except Kashmir were resolved. 2 wars took place between both the countries on Kashmir issue, first in 1948 and then second war was fought in 1965. In September 1965, Pakistan forces attacked India. Indian forces gave them a crucial defeat. A United Nations Security Council a resolution adopted on September 20, 1965 called upon India and Pakistan a ceasefire. Ultimately, USSR played a role of mediator, and Tashkent Declaration was signed by Prime Minister Lal Bahadur Shastri and President Ayub Khan in 1966. In 1971, India and Pakistan fought another war on Bangladesh issue. America supported Pakistan, whereas Russia favored India and used veto. Mrs. Gandhi announced the origin of Republic of Bangladesh in Parliament on 6 December. General Niazi signed the documents of surrender on 16 December 1971, and 1 lakh Pakistan soldiers surrendered.
Mr. Indira Gandhi announced unilateral ceasefire on 17 December at 8 a.m. and requested Yahya Khan to accept the approval for ceasefire. India's victory in war highlighted the prestige and badly discouraged Pakistan. Shimla Conference. Mrs. Gandhi, without exploiting the defeat of Pakistan, held a summit conference at Shimla in June 1972 to discuss the problems of both countries. Pakistan President Bhutto and Indian Prime Minister Mrs. Gandhi participated in this conference. The agreement was reached between Mrs. Gandhi and Mr. Bhutto on 3rd July, and the agreement is known as Shimla Agreement. The principles of bilateral talks were encouraged after Shimla Agreement, and main points which were signed here, they are as the first one is both countries are resolved to solve their conflicts and confrontations through the bilateral peaceful talks. It was the first one that both countries, that is India and Pakistan, in case of any conflict and confrontation, they should come on one table to resolve the issue by bilateral peaceful talks. The second point they are discussed was both countries would respect each other's national unity. It was the second point, that each country has to respect others' national unity, territorial integrity, political independence, and sovereign equality. And the third point, which was given in Shimla Agreement, that both countries won't use force against each other's territorial integrity. These were the three main points which were discussed in Shimla Agreement between Bhutto and Mr. Indira Gandhi. I am sure that you have got the points. Thank you a lot for your positive cooperation. Hope that tomorrow, inshallah, I will present myself with one another topic for your class. Have a good day. Thank you a lot.